स्वागत है आप लोगों का फिर से। कल जो है हम लोगों ने अप टू टीनोफोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो एक दो तीन लार्वा के नाम हमने बताए थे वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से आते हैं। और जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो बिल्कुल याद होना चाहिए, उसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो आगे को रिलेट होता जाएगा। वो बस मैं बताता चला जाऊंगा, वो पीछे के लेक्चर से को रिलेट होता चला जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया फाइलम, इसका नाम है प्लेटी हेलमिंथीज़। प्लेटी हेलमिंथीज़ के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे जो कि इसमें पहली बार हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले प्लेटी हेलमिंथीज़ के बारे में जानते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज़ जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। फ्लैटेंड बॉडी मतलब चपटी बॉडी होती है इनकी। सपोज़ कोई सा भी एक राउंड पाइप है, अगर इसको कॉम्प्रेस किया जाए तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से दब जाएगा, ये कुछ इस तरह से दब जाएगा, तो ये चपटा हो गया। तो इसी तरह से जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज़ की जो बॉडी है वो बिल्कुल चपटी होती है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इसलिए इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं। और जो ये फ्लैट वॉर्म होते हैं या प्लेटी हेलमिंथीज़ होते हैं, ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। अब ये एंडो पैरासाइट कैसे होते हैं, होता क्या है कि जैसे कि ये बॉडी है किसकी, ये बॉडी ऑफ होस्ट है, ये होस्ट की बॉडी है, और इस होस्ट के बॉडी के अंदर ये कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। ये कौन है, तो ये है प्लेटी हेलमिंथीज़। और ये क्या करता है, यहाँ से प्लेटी हेलमिंथीज़ यहाँ से क्या करेगा, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ये डायरेक्टली जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी सरफेस। और ये जो है जनरली ये कौन काम करता है, ये टैप वॉर्म करता है। ऐसा काम कौन करता है प्लेटी हेलमिंथीज़ में, टैप वॉर्म। और ये इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, इसलिए ये जो है होस्ट की बॉडी में जाके अंदर चिपक जाता है, और वहाँ से फिर ये अपना न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जो इसमें पहली बार जो चीज़ें देखने को हमें मिली हैं। तो इसमें पहली बार हमें क्या देखने को मिला है, सबसे पहले तो ऑर्गन लेवल देखने को मिला है। दूसरा जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले तक तो हम टिश्यू लेवल देख रहे थे, टीनोफोर्स तक टिश्यू लेवल हमने देखा था। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला, ऑर्गन लेवल देखने को मिला। इसमें सबसे पहली बार हमें सीलोमेट एसीलोमेट देखने को मिला, एसीलोमेट देखने को मिला। फिर इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली। इससे पहले तक हम लोग रेडियल सिमेट्री देख रहे थे। फिर इसमें सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो देखने को मिला, जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें क्या चीज़ देखने को मिली, सबसे पहले नर्वस सिस्टम। वो कैसी होती है, तो वो होती है लैडर लाइक, सीढ़ी की तरह होती है। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इसका नर्वस सिस्टम है। ठीक, तो जो चीज़ें पहली बार हमें देखने को मिली वो सबसे पहले हमें देखने को मिली हैं क्या, तो ऑर्गन लेवल सबसे पहले हमें देखने को मिला। फिर एसिलोमेट इसमें सबसे पहली बार हमने देखा,
बाइलेटरल सिमेट्री सबसे पहली बार हमने देखी, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहीं से शुरू हुआ, नर्वस सिस्टम पहली बार यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। ये चीज़ें जो पहली बार इसमें देखने को मिली हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार यहाँ से देखने को मिली है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर है? बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहे हैं हम लोग, और एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का लेके चल रहे हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है कि इसमें हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। जो पैरासिटिक फॉर्म हमने अभी बनाया था ये एंडोपैरासाइट था और यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थीस था। तो जो हुक्स और सकर होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। हुक्स किसके लिए? तो अटैचमेंट के लिए, और सकर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए होस्ट के बॉडी सरफेस से, इसलिए यहाँ पे हुक्स और सकर होते हैं। और ये कैसे होते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। ये तो डायग्राम है प्लेटीहेलमिन्थीस का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लेटीहेलमिन्थीस का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है। आगे जो हुक्स हैं ये देखो, ये यहाँ पे हुक्स दिखा रखा है, ये हुक्स हैं, और ये सकर है, ये वाला जो पोर्शन है ये सकर का पोर्शन है। तो हुक्स और सकर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक। और देख लो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसलिए इसको हम लोग फ्लैटवर्म कहते हैं। और ये बॉडी ऑफ होस्ट और ये प्लेटीहेलमिन्थीस जो है वो वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये हुक और सकर हमने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हुक और सकर होते हैं। उसके बाद इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है फ्लेम सेल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम में आती है। ये फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम में आती है। ये प्लेटीहेलमिन्थीस में पाई जाती है। और इस फ्लेम सेल को हम लोग और दो नाम से भी जानते हैं। इसका नाम प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, और एक जो नाम है वो है सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या है? इन सब का काम एक ही है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आता है, ठीक है। इसमें जो स्केलेटन है वो एब्सेंट होती है, या ये कह लो एक हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। अगर स्केलेटन आए तो एब्सेंट मारना है, और किस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कौन सी स्केलेटन पाई जाती है, तो ऑप्शन में अगर हाइड्रोस्केलेटन है तो हाइड्रोस्केलेटन टिक कर देना है। ये इसका पार्ट हो गया। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलती है, इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है इसमें। ये चीज़ें हो गई। तो हमने इसमें बहुत सी चीज़ें देखी। हमने इसमें क्या क्या देखा? हमने इसमें देखा डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी है, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। इसमें स्यूडो मेटामेरिज्म भी देखने को मिलता है, स्यूडो मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। अब स्यूडो मेटामेरिज्म क्या है? स्यूडो मेटामेरिज्म मतलब कि बाहर से तो इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, बाहर से तो लग रहा है कि ये सेगमेंटेड है, लेकिन जब तक सेगमेंटेशन जो है वो अंदर तक नहीं है तब तक उसको हम लोग ट्रू मेटामेरिज्म नहीं कहते हैं, तब तक उसको हम लोग ट्रू मेटामेरिज्म कंसीडर नहीं करते हैं। ये देखो, बाहर से तो लग रहा है कि सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है, बाहर से लग रहा है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम जाके इसके अंदर देखें तो इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अंदर से ये सेगमेंटेड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें फ्लेम सेल हमने बात कर ली, प्रोटोनेफ्रेडिया, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन वगैरह के काम आता है, नर्वस सिस्टम हमने देख लिया, और जो फर्स्ट टाइम ब्रेन कह लो वो भी इसी में देखने को मिला है, प्लेटीहेलमिन्थीस में फर्स्ट टाइम ब्रेन देखने को इसी में मिला है, ब्लाइंड सैक होती है। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, तो उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि जो सेक्सेस हैं ये सेपरेट नहीं होते हैं,
सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है वो मेनी लार्वल स्टेज से होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो मेनी लार्वल स्टेज के थ्रू होता है डेवलपमेंट इनका। तो ये जो चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, ये सारी की सारी बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे और ये हमें आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी से था। एक आध दो लाइन जो है वो बाहर से थी, बाकी सारे की सारी जो पॉइंट्स थी वो बिल्कुल एनसीईआरटी से थी। ठीक है। जो एक कुछ मेंबर होते हैं, जैसे प्लेनेरिया होता है, उसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लेनेरिया है। ठीक है। अब प्लेनेरिया को अगर हमने कहाँ से, यहाँ से काटा है और यहाँ से काटा है, ठीक, मान लो, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर से अपने आप को वैसे ही वैसा बना लेगा। जैसे देखो, ये प्लेनेरिया था, मेन ये था, ये वाला मेन था, इसको हमने एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, तो ये फिर से देखो, ये बनता हुआ कुछ दिख रहा है, नीचे भी बनता हुआ कुछ दिख रहा है, और ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। और आगे देखो, ये हेड था, ये नीचे बनता हुआ दिखा, ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। ये नीचे था, ये बनता हुआ दिखा, और ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। तो प्लेनेरिया जो है वो क्या करता है, पोज करता है हाई रिजनरेशन कैपेसिटी को। तो ये हमारी बात हो गई प्लेटी हेलमिंथीज़ की। बहुत आसान है, बस एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो एग्जांपल्स में भी इनके जो दो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, एक तो टीनिया है जिसको हम लोग टैप वॉर्म कहते हैं, और दूसरा है लीवर फ्लूक। ठीक है। और ये टीनिया है और ये लीवर फ्लूक है। ये दो एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, और वैसे कुछ इसमें ध्यान रखने की बात है नहीं। इसमें भी जो है, यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन फिर ओरल सकर है, और यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी पोर होती है, एक्सक्रीटरी पोर होती है। हालांकि इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, लेकिन एक माइन्यूट सी पोर होती है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है। अब जो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हमने कहा था, तो उसकी फिगर भी हमने यहाँ पे ले रखी है। जैसे कि ये वाली फिगर देखो, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी भी यहाँ देखने को मिल रहा है और टेस्टिस भी यहाँ देखने को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, ये एक ही टैप वॉर्म के अंदर देखने को मिल रहा है दोनों। तो ये सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे। तो हमारा जो प्लेटी हेलमिंथीज़ था वो ख़त्म हो गया। इसमें जो प्लेटी हेलमिंथीज़ होते हैं ये ज़्यादातर जो है इंडोपैरासाइट होते हैं, और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में। जो हमारा अगला फाइलम है वो है एस्केलमिंथीज़। एस्केलमिंथीज़ को हम लोग एस्केलमिंथीज़ या राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं, तो इसे हम लोग राउंड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में। बॉडी इज़ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। पहली बात। दूसरा कि ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, ये एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और पैरासिटिक भी हो सकता है। किसमें, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये देखने को मिलता है। राउंड वॉर्म में पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इससे पहले हमने टिश्यू लेवल देखा था, उससे पहले हमने सेलुलर देखा था, और उसके बाद हमने टिश्यू के बाद हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने प्लेटी हेलमिंथीज़ में देखा था। लेकिन यहाँ पहली बार, जहाँ जहाँ स्टार लगा रहा हूँ वो पहली बार, तो यहाँ पहली बार हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें यहाँ मिल रही है।
और सिमेट्री हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी हमने पहले पढ़ लिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स याद कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। हमने इससे पहले एसिलोमेट देखा था, अब ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। इसमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। हमने सिलोम देखा था, एसिलोम देखा था और स्यूडोसिलोम देखा था। तो जो स्यूडोसिलोम था उसमें क्या था, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट था, तो वो स्यूडोसिलोम था, वही इसमें प्रेजेंट होता है स्यूडोसिलोम। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स देखने को मिलती है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स ये हमें यहाँ देखने को मिलती है। और एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो रिमूव करता है इसका बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देख रहे थे उतनी देर से, यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हमें देखने को मिल रहा है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग्स है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो रिमूव कर रहा है वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, किसके थ्रू, एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशियस है, और मेल और फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट है। और जो इसमें फीमेल होती हैं वो जनरली देखा गया है कि वो लॉन्गर देन मेल्स, लॉन्गर देन मेल देखने को मिलता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ये यूजुअली जो है यूनिसेक्सुअल है तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल है और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट होगा तो यंग वंस को रिजेंबल करेगा और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल फॉर्म में होगा। और जो इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो लार्वल फॉर्म में होता है, और इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं क्या, इसके लार्वा का नाम है रैपिडिफॉर्म लार्वा, रैपिडिफॉर्म लार्वा। ये एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना है कि इसके लार्वा को हम लोग रैपिडिफॉर्म लार्वा कहते हैं। ठीक, ये हमने एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन बाई लाइन ली है। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना इसमें दिया है उससे 2-3 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो नहीं होगा, 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही हो सकता है। एलिमेंथीज़ के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो बिल्कुल हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है एस्केरिस का, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है वो केरेरिया का, जिसको हम लोग फिलेरियल वॉर्म कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एंकाइलोस्टोमा का, जिसको हम लोग हुक वॉर्म कहते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, ये बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे फाइलम है एनालिडा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा फाइलम इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ठीक है, आगे जो फाइलम है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो शुरू के ही कुछ फाइलम में है, बाकी जो आगे की फाइलम है उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। वो फिर क्या होगा कि आगे का फाइलम जो है वो जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमसे भी कुछ कुछ मिलने लगते हैं, तो फिर हम वो कोरिलेट करने लगते हैं आसानी से। लेकिन अभी क्या है कि वो बिल्कुल अलग चल रहा है,
ठीक है। तो थोड़ी सी जो है वो याद करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, जो अगर बार बार रिवाइज़ करोगे, लेक्चर देखने के बाद तुरंत पढ़ा उसको और फिर से क्वेश्चन बना लिया, तो वो चीज़ें दिमाग में बिल्कुल रहेंगी। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल बार बार पढ़ने वाला है। हालांकि पूरी बायो बार बार पढ़ने वाली है, लेकिन इस चैप्टर को क्या है कि अगर एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया, क्वेश्चन लग गए, अब क्या है कि छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसे बार बार पढ़ना है और इसके क्वेश्चन बार बार लगाने हैं। तो जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे ये याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हैं। इसमें कहाँ पे कौन सा चीज़ पहली बार इंक्लूड हुआ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो पहली बार इसमें दिख रही है, हमें वो याद रखना है, इसके एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, प्लांट मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है उसमें भी एग्ज़ाम्पल्स बहुत से दे रखे हैं, तो वो भी बार बार इसके एग्ज़ाम्पल्स कहीं पे लिख के साथ देने। एनिमल किंगडम के भी एग्ज़ाम्पल्स कहीं पे लिख के साथ दो। मेरे पास इसके PDF हैं एग्ज़ाम्पल्स के एक जगह बने हुए, वो मैं उसके लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा जो है ये एक्वेटिक भी होता है, मे बी एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी मैराइन भी हो सकता है एंड फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ज़मीन पे भी देखने को मिलता है। फ्री लिविंग भी होता है, ये फ्री लिविंग होता है, एंड समटाइम्स कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है, ठीक। इसमें वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, पहली बार हमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। हमने वहाँ पे स्यूडो मेटामेरिज्म पढ़ा था, और जो हमने एस्केलमेंथिस में पढ़ा था इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन एनेलिडा में पहली बार हमें ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिल रहा है। इसमें हमें पहली बार सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये हमें पता है। फिर सीलोमेट पहली बार ये देखने को मिल रहा है, सीलोमेट पहली बार हमें देखने को मिला, और जो सेगमेंटेशन थी वो पहली बार देखने को मिली, एक सीलोमेट, एक मेटामेरिज्म, ये दो चीज़ हमें पहली बार यहाँ पे दिखने मिली है। उसके बाद क्या आता है कि जो बॉडी है वो डिस्टिंक्टली जो है सेगमेंट्स में या मेटामेयर्स में मार्क की रहती है, डिवाइड की रहती है, इसलिए इसका नाम जो है एनेलिडा पड़ गया। एनेलिडा NCERT कहती है कि जो एनेलिडा में एनिलस है उसका मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनेलिडा। उसके बाद जो है NCERT कहती है कि दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इनके लोकोमोशन में वो हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनेलिडा जो है नेरिस, उनके पास लैटरल अपेंडेजेस होता है जिसको हम लोग पैरापोडिया कहते हैं, वो क्या करता है उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। ये देखो पैरापोडिया, ये पैरापोडिया इसको क्या करेगा, ये पैरापोडिया है, ये देख रहे हो, ये जितना भी दिख रहा है पैरापोडिया, ये क्या करेगा, ये स्विमिंग में इसको हेल्प करेगा। ये एक्वेटिक नेरिस, ठीक है, ये हमें देखने को मिल गया। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को हमें मिलता है। जो नेफ्रेडिया है या नेफ्रेडियम कह लो, वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम में आता है। नेफ्रेडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम में आता है। ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, नेफ्रेडिया के थ्रू हो रहा है। न्यूरल सिस्टम जो है वो पेयर्ड गैंग्लिया के होते हैं, न्यूरल सिस्टम भी होता है
कैसा होता है, पेयर्ड गैंग्लिया का बना हुआ होता है और वो कनेक्टेड होते हैं लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वो लैटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड हो। तो ये देखो डायग्राम। अब इस डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एनसीईआरटी कहती है कि न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब देखो ये मिड वेंट्रल है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है, और ये नर्व रिंग है। तो ये नर्व रिंग किससे कनेक्टेड है, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड है। यही तो एनसीईआरटी कह रही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक तो हमने राउंड वॉर्म में ही देख लिया था कि वहीं से कंप्लीट शुरू हो गया था, है ना, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक शुरू हो गया था। देखो मेटामेरिज्म शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो मेटामेरिज्म, ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मेटामेरिज्म शो कर रहा है। देखो ये देखो, ये देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल देखने को मिल रही है। क्लियर है। तो ये बात हो गई यहाँ पे किसकी, इसके नर्व कॉर्ड की, है ना। जो नेरिस है, नेरिस ये वाला जो है ये एक्वाटिक होता है, ये हमने देख लिया। तो ये डायोशियस होता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म लीच है ये मोनोशियस है और रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होती है। तो कुछ ऐसे करके इसमें लिख लो कि जो नेरिस है, नेरिस क्या होता है, डायोशियस होता है, ठीक है। नेरिस क्या होता है, डायोशियस होता है। और जो रेस्पिरेशन करता है ये गिल्स के थ्रू करता है। एक और चीज़ है इसमें कि ये मैराइन होता है, एक्वाटिक में भी ये मैराइन होता है। ये हो गई। जो अर्थवॉर्म और लीच है ये मोनोइशियस होता है। अर्थवॉर्म एंड लीचेस ये क्या होता है, मोनोशियस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि कौन डायोशियस है, कौन मोनोशियस है और कौन जो है वो एक्वाटिक है और एक्वाटिक में भी मैराइन है, नेरिस, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। और हमने पैरापोडिया देख ही लिया कि हेल्प इन स्विमिंग, ये इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। जब एक्वाटिक है तो जाहिर सी बात है ये स्विमिंग करेगा, तो स्विम करेगा तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा, तो पैरापोडिया हेल्प करेगा। ये हमें ध्यान में रखना है बिल्कुल कि पैरापोडिया जो है ये इसको हेल्प करता है स्विमिंग में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स की हम बात करें तो सबसे पहले नेरिस हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है फेरेटिमा। फेरेटिमा को हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से अर्थवॉर्म कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, प्यार से अर्थवॉर्म कहते हैं। और हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये बहुत ख़तरनाक होता है। हीरोडिनेरिया इसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। और ये जो हीरोडिनेरिया है ये फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर लीच है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो हमने कर लिया है। इसी के साथ हमारा फाइलम एनेलिडा जो है वो ख़त्म होता है। आगे हम अब दूसरा फाइलम